नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हम फिर से हाजिर हैं जय जवान के इस खास एपिसोड में। हमारे साथ कर्नल जीपीएस विर्क साहब जुड़ रहे लाइव मोहाली चंडीगढ़ से, जिस पर कि हम आपको बता चुके कि हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे, क्योंकि आप चूंकि सरहद, देश की सरहद पर खड़े हैं, शहरों में खड़े हैं हमारी सुरक्षा में, ताकि हम सुरक्षित रह सकें, तो इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपसे जुड़े मुद्दे, उन मुद्दों को जिनसे आप परेशान हैं, जिससे आप जूझ रहे हैं, लेकिन आप उनको आवाज नहीं दे पा रहे क्योंकि आप देश की सेवा में हैं, आप हमारी रक्षा में हैं। तो हमने और कर्नल विर्क साहब ने यह तय किया कि आपसे जुड़े हर मुद्दे को, जो भी मुद्दा हो, कोई छोटी भी समस्या अगर आपको परेशान कर रही है, तो हम उस मुद्दे को उठाएंगे और उन नुमाइंदों, सरकारी नुमाइंदों का ध्यान उस तरफ खींचने की कोशिश करें ताकि आपकी समस्याएं कम हो। कर्नल साहब, स्वागत है अंगवानी पर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कर्नल साहब, ये जो अभी एक चल रहा था, अग्निवीर का मुद्दा चल रहा था, और हमने जैसे कि पिछले एपिसोड में चर्चा किया था कि अग्निवीर योजना को कैसे हम जो उस पर विवाद चल रहा है उसका कैसे आपने एक समाधान दिया था कि जो एसएससी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो अभी बहुत सालों से, पिछले मतलब 50-60 सालों से ये है, लेकिन अभी ये जो अफसरों के लिए, अफसर ग्रेड के लिए, लेकिन अगर इसको हम फुट सोल्जर्स यानी जवानों के लिए भी लागू कर दें तो अग्निवीर जैसी योजना, जिसका कितना विरोध हो रहा है, जिस पर कितना विवाद है, वो शायद ना हो। तो कर्नल साहब, हम आपसे समझना चाहेंगे कि वो आप जो सुझाव दे रहे थे कि अगर हम एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन को जवानों के लिए, फुट सोल्जर्स के इसके लिए ला दें, तो ये जो विवाद हो रहा है ये खत्म हो सकता है। तो वो आप जरा विस्तार से बताएं, ये कैसे हो सकता है और क्या है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसकी आप बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल जो आपने खड़ा किया है। ये मुद्दा जो है बड़ा ही एक बड़ा इम्पोर्टेंट है देश की आर्म फोर्सेस के लिए, और खास करके जो इसके अंदर भागीदार होते हैं, खास करके जो वॉलंटियर्स हैं, जो आर्म फोर्सेस की सर्विसेज के लिए जाते हैं और देश सेवा में लग जाते हैं। पहले तो मैं ये कहूं कि जो आर्म फोर्सेस में चाहे ऑफिसर्स हैं, चाहे वो जवान लोग हैं जो सिपाही के तौर पर जाते हैं, ये सब सेवा है। ये बहुत बड़ी एक देश सेवा, क्योंकि देश से ऊपर कोई चीज नहीं। और जो आर्म फोर्सेस में जाता है वो बहुत, इसको एक एम्प्लॉयमेंट, एक नौकरी समझ के नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज और हमारी पॉपुलेशन इतनी है, तो हम हर कोई समझता है कि शायद ये सबसे साफ सुथरी हमारी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। बट एक्चुअल में जब काम की बात आती है तो वहां पर एक अलग सा एक एनवायरनमेंट होता है, और जिसमें कि जज्बा, अपने लिए देश सेवा की भावना, और इसमें जान भी चली जाए तो इसका भी किसी को कोई इस चीज का ट्रेनिंग के बाद कोई ऐसा हमें फक्र महसूस होता है कि हम देश के लिए काम करें। तो ये अलग से एक सिस्टम है। मतलब जवान को तो फक्र महसूस होता है, जवान को तो रत्ती भर महसूस नहीं था, लेकिन उनके घर वालों को भी। सबसे अच्छी बात है कि जिनका कोई बेटा शहीद हो या कुछ हो, उनके घर वालों को भी कोई मलाल नहीं होता कि हमारा बेटा शहीद हो गया या अब नहीं है उस दुनिया में। वो फक्र के साथ कहते हैं कि मतलब ऐसे तो 1000 बेटे कुर्बान देश के नाम पे। तो ये जो फौज का स्पिरिट है ना, ये मतलब और कहीं नहीं है। ये बहुत बढ़िया है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जब हम खुद जब फौज के अंदर आ जाते हैं तो एक लीडरशिप के तौर पर, ऑफिसर्स लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जवान जो हमारी टोलियां बन जाती हैं, प्लेटून बन जाती है, कंपनी बन जाती है, यूनिट बन जाती है, रेजिमेंट बन जाती है, और इसी प्रकार हमारे में एक यूनिट, एकता की एक ऐसी भावना आ जाती है कि हम कोई भी, हमें जो काम मिलेगा हम उसको पूरा करेंगे। उसमें टोलियां भी शामिल है, सब कुछ शामिल। तो बहुत कुछ एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है जो कि इसको चलाता है। और हमें एक ऐसा महसूस होता है कि सिपाही से लेकर जनरल तक सब एक है, क्योंकि दुश्मन की जो गोली होती है उसके सामने वो ये नहीं देखती है कि ये सिपाही है या अफसर है या शॉर्ट सर्विस है या अग्निवीर है। सबके लिए जो बैटल ग्राउंड है सबके लिए एक जैसी है, क्योंकि लड़ना है तो इकट्ठे एकजुट कर लड़ना है। लेकिन दुख की बात यह है कि धीरे धीरे जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसका आर्म फोर्सेस को चला रहे हैं, अभी आर्म फोर्सेस को चलाने के लिए मैं ये कहूंगा, एक है, दो तरीके हैं।
एक है इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, और दूसरा है कमांड एंड कंट्रोल, एक मुद्दे को क्लियर करना। तो जो तो यूनिफॉर्म डाल के काम करते हैं वो तो कमांड एंड कंट्रोल के लिए, अपने मकसद के लिए ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को तैयार रखते हैं, चाहे वो जो भी जिस भी लेवल पर हो। लेकिन जो इसको मैनेज कर रहा है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, जिसके अंदर हम इसको पूरा डेमोक्रेटिक जो सिस्टम हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर सिविलियन मैन जो गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इन्होंने अपना एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बजट्स भी देखने हैं, मॉडर्नाइजेशन भी देखनी है, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, तो वो एक अलग से एक सिविल सिस्टम चलता है। अब ये जो मैनेज करते हैं यही पॉलिसी मेकर्स हैं। अब ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये नहीं समझते कि जो जवान जो यूनिफॉर्म डालकर आया हुआ है, जिसने डाली है, वो उस इलाके के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर एक ही दिखाई देना चाहिए। यानी कि अगर हम जो रैंक स्ट्रक्चर है, हॉरिजॉन्टल जो हमारी अपलिफ्टमेंट है, चाहे सिपाही है, नायक है, हवलदार है, सूबेदार है, कैप्टन, मेजर, ऊपर जैसे जैसे रैंक जाती है, वो हमारी कमांड एंड कंट्रोल के लिए है। लेकिन जो काम का जो जज्बा होता है वो सबके लिए नीचे से लेके एक ही है, जिसको हम कसम कहते हैं देश के लिए, वो सब भी एक ही है, यूनिफॉर्म भी एक ही है। लेकिन जो ये मैनेज कर रहे हैं, ये मैनेज करने वाले एक ऐसी एक डिवीजन डाल देते हैं जो कि ये परेशानी का कारण बन गया है। ये पहले लगातार शॉर्ट सर्विस कमीशन इसलिए शुरू हुआ था कि जब एकदम से इमरजेंसी आ गई तो उन्होंने कहा कि फटाफट हमें ऑफिसर्स चाहिए, तो अच्छे लोग इसके अंदर आ गए। तो उस समय देश सेवा के अंदर लोग जज्बे के साथ चले तो गए, लेकिन ये फिर जो देखा उन्होंने कि ये 4-5 साल के लिए, हमने इनको 5 साल के लिए रखा था, ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया, इसमें बचत होती है, पैसे की बचत होती है कि 5 साल कितना रखा और बाहर भेज दिया। तो उन्होंने एक कंटिन्यूसली सिस्टम चला दिया कि इमरजेंसी कमीशन से शॉर्ट सर्विस चला दी। शॉर्ट सर्विस के बाद धीरे धीरे अभी तकरीबन इस समय 65 साल हो गए हैं कि लगातार ये यंग ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर तक की रैंक के जाते हैं, ट्रूप्स के सामने फ्रंट में ये इनके जवानों के साथ होते हैं, लीडरशिप, क्योंकि ग्रेजुएट्स होते हैं, मैच्योर लोग होते हैं, ये वो बच्चे तो नहीं है कि जो सैनिक स्कूल में भर्ती हुए या सीधे ये डायरेक्ट ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, इवन डॉक्टर्स, ये शॉर्ट सर्विस के लिए 5 साल 6 साल के लिए अपना काम योगदान देते हैं, कुछ 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाते हैं, अभी तो 14 साल तक एक्सटेंशन हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, जब हम ये वापस आते हैं सोसाइटी के अंदर, उस समय इतना फेरबदल है कि मतलब कई लोग तो ये अपनी रैंक को भी छुपाते हैं कि मैं कैप्टन रहा हूं या मेजर रहा हूं, वो नाम से अपने निकाल ही देते हैं, क्योंकि उसकी वो हैसियत बराबरी की है ही नहीं, क्योंकि उसको कोई 1 रैंक 5 पेंशन नहीं मिल रही है, कोई उनको फैसिलिटीज बराबरी की नहीं मिल रही है। इसी प्रकार से जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जाते हैं, वहां पर भी कुछ ऐसी एक सिचुएशंस आती हैं जिसके अंदर वो कह देते हैं यार ये शॉर्ट सर्विस है। अब ये शॉर्ट सर्विस के लिए क्या होता है कि कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह वो कहते हैं इनको बाद में कराएंगे, इनको पहले पीआरसी लेने दो। तो जो ट्रेनिंग का जो सही माने में जो एक जोश दिलाना यंग बंदे को, वो टैग जो शॉर्ट सर्विस का होता है उससे ये काम नहीं चलता, क्योंकि आखिरी में वो बराबरी का हिस्सेदार भी नहीं है। क्योंकि बराबरी की हिस्सेदारी कहां तक आती है, मरने दम तक, चाहे वो 80 साल का हो, 85 साल का हो, रिटायर होने के बाद भी वो बराबरी की फीलिंग नहीं आती उसको। अभी यही प्रॉब्लम आ गई अग्निवीर के साथ। अग्निवीर के अंदर तो रैंक भी इन्होंने खत्म कर दिया। जब आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रैंक का जो महत्वता है वो भी खत्म कर दी, और ये इन्होंने 4 साल 5 साल के बाद जवानों ने बाहर आना है, तो ये पहले से वो इनइक्वालिटी के अंदर उनको डाल दिया। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा बिल्कुल सही लिखा है कि इक्वालिटी नहीं जानी चाहिए। अगर आर्म फोर्सेस के अंदर इक्वालिटी नहीं वो दिखाएंगे तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में दिखाओगे आप? आर्म फोर्सेस, क्योंकि एक देश के लिए हम मर मिटने के लिए भी कसम खाकर और अपना ट्रेन करने के बाद हम तैयार हो जाते हैं और उसी जज्बे के साथ बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आ गए हैं तो बाद में महसूस होता है यार ये तो, अभी देखिए आपको इसको सोशल इविल कहूंगा मैं, कि एक अच्छा भला इंसान जो आपके इलाके में बेस्ट सेलेक्ट होके, अब चाहे अग्निवीर देख लीजिए, हजारों में लोग जो है लाइन लग के अग्निवीर भी सेलेक्ट होने के लिए उन्होंने जोर लगा दिया। लेकिन जब बाहर आएंगे और यार कहेंगे, देखो उसका सोशल एक दिमागी तौर पर उसकी फीलिंग क्या है कि यार क्या तू परमानेंट नहीं हो सका, एक तोहमत लग गई।
तो सोशल सिस्टम के अंदर भी उसकी एक नेगेटिविटी आ जाती है। उसके साथ जो बर्ताव एक रेगुलर एक सिपाही के साथ होना है, चाहे वो उसका सोशल भाई बंधुओं के साथ है, उसके आगे शादी है, आगे उसका परिवार है, उसकी जो माँ बाप की इज्जत है, वो भी पानी के अंदर, वो भी नीचे गिर जाएगी। तो एक सोशल इवल से बाहर निकालने के लिए एक ही तरीका है, मैंने जो सुझाव दिया है कि आप, अगर आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, अभी मैनेजमेंट वालों की बात कर रहा हूं मैं, कमांड एंड कंट्रोल वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारे जो लड़ाई लड़ेंगे उनकी बात, उनकी लीडरशिप की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, वो हम तो रहेंगे लीडर। लेकिन जिन्होंने मैनेज करनी है ऑर्गेनाइजेशंस, इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सुझाव दिया है। उसमें मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, राजनाथ जी हैं, उनको भी मैंने ये पत्र लिखा है, कई बार मिला भी उनको उसको बताने के लिए कि सर आप ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करो कि 5 साल की भी सर्विस हो जाए, जिसने 5 साल करनी है वो 5 साल कर ले, जिसने और एक्सटेंशन करनी है वो 15 साल तक चला जाए, उससे और भी काबिल लोग होंगे जो और करना चाहते हैं, उनको 30 साल तक ले जो 35 साल तक ले जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन सभी ये ग्रुप को, चाहे वो 5 साल वाला हो, चाहे 15 साल वाला हो, चाहे वो 30 साल वाला हो, चाहे वो 35 साल वाला हो, इनकी जो वन रैंक वन पेंशन, जो इक्वालिटी की जो एक औदा है, वो 50 साल जैसे उम्र पेंशनेबल आर्मी की हम मानते हैं, दूसरों के लिए 60 है, हम कहते हैं चलो 50 पे आप सबको आरोपी दो, लेकिन कितनी दो, जितने साल उसने सर्विस की है। तो एकदम से मत दो, क्योंकि वो पेंशन का वो हट्टा कट्टा बंदा है, वो देश के लिए और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है, सिविल में भी काम कर सकता है। तो कितनी बचत होगी, 2/3 आपका पैसा बचेगा पेंशन का ही। और दूसरा जो जवान है उसके में फख्र महसूस होगा कि कभी ना कभी मुझे आज जिंदगी के अंदर मुझे ये वारूपी मिलेगी। अभी ये शॉर्ट सर्विस के साथ इतना धोखा हुआ है कि 80-80 साल के नजदीक लोग पहुंच गए हैं। इनके कोविड कंडीशन में ऐसी हालात हमने अफसरों की देखी कि जिनको दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, भी लोग हैं जो अपने घर भी नहीं बना पाए अभी आज तक। कोई ऐसे भी अफसर मिले हैं, आर्टिकल मैंने देखे हैं, जो कि एक झुग्गियों में एक अफसर पाया गया। तो जब देश में सेवा करने के बाद 1971 की लड़ाई, मिस्टर कैप्टन गुरुंग थे जो प्रिजनर ऑफ वार हो गए थे, वो जब पाए गए तो देहरादून के अंदर वो चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि वो डिसिप्लिन तरीके से जिंदगी को, देश को देखता रहा, क्योंकि देश के नाम पे कसम खा ली। रैंक निकल सकती है, यूनिफॉर्म निकल सकता है, लेकिन जो हमने ग्रंथों के ऊपर, मैं ग्रंथों इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारी कसम के अंदर भगवान का नाम उसमें जुड़ा हुआ है। तो चाहे वो गीता है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब है, चाहे वो बाइबल है, चाहे कुरान है, उसको देखकर, उसको समझकर हम देश के लिए कसम खाते। तो कसम तो मेरी आज भी किसी ने नहीं निकाली है। कसम जब एक बार भगवान के नाम पे हमने कसम ले ली है देश के लिए, तो वो तो मरते दम तक रहेगी। तो ये देश को समझना पड़ेगा कि जवान जब आप उसको भर्ती कर लेते हो और देश के लिए लड़ने के लिए उसको ट्रेन कर लेते हो, और आगे चाहे वो 5 साल लगाए, चाहे 15 साल लगाए, चाहे 30 साल लगाए, वो एक अलग सा स्पेसिमन बन गया है इस देश के लिए। और हैं कितने? वी आर जस्ट 0.2% पीपल ऑफ द होल कंट्री। 25 लाख से लोग ज्यादा नहीं है पूरे देश के अंदर। 12,000 सिर्फ ऑफिसर्स होंगे जिनको वन रैंक वन पेंशन नहीं मिल रही है। जब ये अग्निवीर बाहर आके निकलेंगे, पॉइंट अगर ये हम कहते हैं 75% बाहर आएंगे, लेकिन जब देश की पॉपुलेशन के सामने देखोगे ये कितने होंगे? आप 0.25% का भी 75% लगा लीजिए। तो आने वाला समाज जो है, अगर ये फौज को हमारा देश, फौजी को हमारा देश एक डबल इज्जत नहीं देगा तो बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताता हूं सर। पंजाब के अंदर, मैं इसको पॉलिटिकल नहीं समझना, फॉर द फर्स्ट टाइम आप मैनिफेस्टो देख लीजिए। श्रोमणी अकाली दल ने एक मैनिफेस्टो निकाला। उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा कि जो हमारे रिटायर्ड फौजी हैं उनको हम डिसीजन मेकिंग में भी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर भी अलग अलग लेवल पर जहां पर भी मौका मिलेगा हम इनको स्पेशल वैकेंसी देंगे। वो जॉब की बात नहीं कर रहे, यानी कि जहां आप पंचायत लेवल पर, काउंसिल लेवल पर, म्युनिसिपल काउंसिल लेवल पर, असेंबली लेवल पर, यहां तक इनको वो उन्होंने कहा है कि हम इनको बकायदा इनको अपनी आवाज उठाने के लिए
इनको सीट्स देंगे, यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर भी लाएंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि इज्जत एक बहुत बड़ी चीज है। फौजी आदमी जो वॉलंटियर होता है और फौज में जाता है, उसके बाद अगर उसको रिटायर होने, क्योंकि अर्ली रिटायरमेंट इज बट नेचुरल ऑफ एवरी फौजी, क्यों हमें यंग आर्मी चाहिए, हमें 5 साल के बाद भी बाहर भेज सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, यंग आर्मी रखनी है, 5 साल तक के जवान रखो, तगड़े रखो, भेज दो बाहर। 10-15 साल के बाद वाले चाहिए वो भी ठीक है, और एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, रखिए आप आगे। बट द प्रॉब्लम है जो इज्जत देनी है बाहर सोसाइटी के अंदर, दैट इज लैकिंग। और फर्स्ट इज्जत वही मिलती है कि जब उसको पता बाहर जाने के बाद कि भाई मुझे देश देखेगा, मुझे वो 1 रैंक 1 पेंशन जो है बराबरी की जो है वो मुझे 50-60 साल के बाद मिलेगी अपनी उम्र में, वो और भी तगड़ा होएगा, वो और भी देश के लिए काम आएगा। तो यहाँ पर एक इनइक्वालिटी की एक बहुत बड़ी बात होगी है, देश को डिबेट करना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को कि अगर हमने देश के लिए एक ऐसी फोर्स क्रिएट करनी है जिन्होंने वॉलेंटरली और बड़े मोटिवेटेड और मोरल उनका हाई होना चाहिए, तो मरते दम तक, चाहे वो 80 साल का हो चाहे 100 साल का, तब तक उसके दिमाग में एक फीलिंग आनी चाहिए, हाँ यार मैंने भी 5 साल काम किया था, शॉर्ट सर्विस 62 की लड़ाई लड़ी थी, हमने 65 की लड़ाई लड़ी थी, हमने 71 की लड़ाई लड़ी है, हमने कारगिल लड़ा है, सियाचिन के ऊपर गए हैं, इंसर्जेंसीज देखी हैं, आईएस ड्यूटीज देखी हैं, और मुझे आज भी इज्जत मिली होगी उस काम की। वो तभी इज्जत दिखाई देगी हर महीने उसको कुछ टोकन मनी आ जाए। वो और अभी है कितनी, 20 अफसर को सिर्फ 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं होने वाली, 30 से 35,000 रुपए महीना, और 12,000 अफसर है, 200 करोड़ का बजट नहीं है ये इज्जत देने के लिए। ये मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूं कि कृपा करके इनको इज्जत दो। जो रिलीज हो गया है, जिनके पास जिन्होंने ओहदे रखे थे, लड़ाइयां लड़ी हैं, अभी क्या है जो नहीं देना चाहते हैं वो नेगेटिव बात करते हैं, वो नेगेटिव बातें, क्योंकि वो बच्चे गए ना अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सैनिक स्कूलों के अंदर या एनडीए के अंदर गए, वो बच्चे गए, उनको नहीं समझ में आया कि बाहर सोसाइटी क्या है। ये बच्चा जो शॉर्ट सर्विस जा रहा है वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट, ऑलरेडी सिविल सोसाइटी से निकल के डायरेक्टली अपनी सूझबूझ के साथ फौज के अंदर जज्बे में घुसा है। राजनाथ सिंह जी खुद फौज के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उनको पारिवारिक कोई समस्या आ गई और पेपर में आया हुआ है, वो नहीं जा पाए क्योंकि पारिवारिक समस्या आ गई। लेकिन एक हमारे उनके जज्बा तो था, और वो जो छोटे जो बचपन में अंदर फौज में चले गए, वो ये सोचते हैं कि मैं खुल के बोल रहा हूं, वो समझते हैं कि दे वर नॉट प्रॉब्ली फिट टू कंटिन्यू। ये टोटल नॉनसेंस है, ऐसा नहीं। वो इसी की वजह से शॉर्ट सर्विस का जब हमें ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अफसर ही नहीं चाहिए, तो जो अंदर रह जाते हैं वो कहते हैं कि ये दे आर नॉट फिट। उसी की वजह से एक्सप्लॉयटेशन होती है, एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इंजस्टिस हो जाता है। इस इंजस्टिस कैसे हो जाता है, अच्छा भला ऑफिसर जो है, जो ऊपर जो देखता है कि ये एसएस ऑफिसर है, चलो यार इसको रखना ही है, नहीं रखना, वो कलम का ऐसा इस्तेमाल करता है जो जोर लगा ले कोई जना उसको पीआरसी नहीं मिलेगी। तो ये एक अलग से एक मुद्दा है जिसके ऊपर डिटेल में समझने और समझाने की जरूरत है हर एक को, इसका डिबेट करनी चाहिए। मनीष तिवारी जी ने ये पार्लियामेंट के अंदर भी पॉइंट को रेज किया है। हमारी माननीय एक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी की थी, उन्होंने भी इसके ऊपर रेज किया है, तरूर साहब ने भी रेज किया है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस सिस्टम इज नॉट अलाउइंग जस्टिस टू टेक प्लेस। ये इनजस्टिस है। और इसी प्रकार से अग्निवीर के ऊपर भी अगर हम जोर लगाएंगे तो अग्निवीर भी हमारा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। 5 साल के अंदर उनको एक सिपाही का दर्जा देते हुए बाहर भेजो, और उनको 50-60 साल के बाद जितनी भी उसकी ओआरओपी बनती है उसको आती है। इसी प्रकार से शॉर्ट सर्विस वाले लेते रहे, देखो बहुत अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाएगी। आगे रब जानता है, क्योंकि ना मैं अभी मैनेजमेंट वाला हूँ और ना मैं वो कमांड एंड कंट्रोल वाला हूँ। मैं तो एक बूढ़ा एक सीनियर सिटीजन हूँ जो कि देश के भले के लिए आज भी आवाज उठा रहा हूँ। और शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया आपके साथ ये बात करने का। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जय हिंद। अब कर्नल साहब एक चीज बताएं, ठीक है, देखिए एक फौज आप कह रहे हैं मैं एक बुरा तो एक फौजी जो है वो कभी शेर जो है कभी बुरा नहीं होता है ना, तो फौजी जो है
वो हमेशा जो है जोश उत्साह और एकदम हमेशा उससे लवरेज रहता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। ये बताइए, आप जब आपकी बात सुनी शॉर्ट सर्विस कमीशन जो आपने समझाने, उसमें अच्छा तो लगा सुन के, लेकिन उस आपकी बातों से लगा कि उसमें भी कई ऐसी खामियां हैं जिससे कि आप जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले अफसर हैं वो नाराज हैं, वो मांग कर रहे हैं, उनकी मांग नहीं। तो मैं कह रहा हूँ जब इधर इतनी समस्याएं हैं जो कि खुद अभी मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि सरकार उन चीजों को दूर करे, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो भी खामियां हैं, तो उसको फिर हम अग्निवीर में भी ला देंगे तो यहाँ और समस्या नहीं बढ़ेगी। बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो बहुत फिर आप ज्यादा इसको बढ़ने वाली है। जब कैसे इसको सजेस्ट कर रहे हैं? मैंने तो सजेस्ट की वही जो मैंने एक आर्टिकल लिखा है कि आप इसको, अगर आप पैसा नहीं सबको दे सकते हो, लेकिन जो इक्वालिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी, जो राइट है हमारा, उसको खराब फौज में मत करो। इसलिए बेहतर यह है कि आप ऐसे रिस्ट्रक्चर कर दो ऑर्गेनाइजेशन को कि कोई सिर्फ 5 साल तक काम करे, उसके बाद 15 साल तक काम करे, और उसके बाद चाहे 30 के बाद जाए या 35 साल अपनी सर्विसेज दे। लेकिन जो वन रैंक वन पेंशन है, जो पेंशन है, वो जो पेंशनेबल एज है 50 साल के बाद, उस समय शुरू करें। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने 5 साल सर्विस की है एकदम से मुझे पेंशन भी साथ साथ मिलनी चाहिए। नो, जब वो 50 साल की पेंशनेबल एज पे आ जाता है, जब उसके सारे, क्योंकि वो 5 साल वाला भी काम घर में, तो वो बाहर तो बैठेगा नहीं, उसने भी कोई काम करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी तनख्वाह मिल रही है, उसका गुजारा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन फायदा ये होगा कि 50 साल, जब 60 साल का वो बूढ़ा होगा, जब वो उसकी सेकंड करियर भी खत्म हो जाएगा, तो उस समय उसके पास जो पेंशन है, ये जो 5 साल इसने किया है या 10 साल काम किया, 15 साल काम किया है, इसका जो एक प्रिविलेज है, ये मैंने फौज की रैंक थी, उसका प्रिविलेज भी उतने सालों का उसको 50 साल के बाद शुरू हो जाएगा। तो जो उसने जो समय फौज के अंदर काटा है, वो इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन जो सिविल के अंदर पहले से शुरू करके बैठ गया था, उसकी पेंशन जो है उसकी तकरीबन बराबर हो जाएगी। अभी आज की तरीके यू विल बी सरप्राइज दैट मैं अगर 5 साल की शॉर्ट सर्विस कमीशन करके आता हूं और मैं आईपीएस में चला जाता हूं, तो मेरी पेंशन जो है आईपीएस के अंदर, वो जो, अगर मैं डायरेक्टली आईपीएस में गया होता तो उससे कम है, क्योंकि मुझे शॉर्ट सर्विस के लिए पेंशन ही ऑथराइज नहीं है। सो दिस इज ए बिग प्रॉब्लम। सीनियोरिटी मिल जाती है, 5 साल का जो आगे की सीनियोरिटी है वो तो मिल जाएगी। इसी प्रकार से जवानों के साथ होगा। एक जवान जो है अग्निवीर रिटायर होके आया, उधर एक घर के सामने एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड पहले दिन से ही वो मिनिमम वेजेस के हिसाब से अपनी तनख्वाह लेता रहेगा, साथ में उसका प्रोविडेंट फंड है। जो वो प्रोविडेंट फंड उसका नंबर है, वो 10 साल के बाद उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जब अग्निवीर आएगा, वो 4 साल 5 साल पीछे होगा उससे। So this is a common sense has to be used in utilizing the man for armed forces. उसको आप नेगेटिविटी में क्यों लेके जा रहे हो, उसको डिसएडवांटेज में क्यों डाल रहे हो जो फौज के अंदर जा रहा है? ये सिस्टम के अंदर पूरे डिबेट होने की जरूरत है। और जिन्होंने ये खामियां क्रिएट की है, उनके ऊपर ये, अगर मैं एज ए सीनियर सिटीजन अभी कह रहा हूं कि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इन्होंने ये गलत एक्सप्लॉयटेशन होने क्यों दी? somebody should have thought of this. तो कर्नल साहब, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आर्मी में क्योंकि फौज एक होती है, वो एक दस्ता होता है फौज, उसमें जो है 10 तरह के कैटेगरीज या वो इनइक्वालिटी, मतलब 10 तरह के कैटेगरीज ना तैयार करें कि पहले फौज Yes. शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑलरेडी है, अब एक अग्निवीर नया हो गया। तो आपका ये सुझाव है कि इसमें आपका ये सुझाव है कि आप ये जो नए नए जो ला रहे हो, अग्निवीर ला रहे हो, कल को फिर कुछ और ले आओगे, तो इससे बेहतर है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन इधर ले आओ और उसको ही सही कर दो। यही कहना चाह रहे हैं आप कर्नल yes. साहब? बिल्कुल एग्जैक्टली। शॉर्ट सर्विस हो, चाहे ऑफिसर्स की हो, चाहे जवानों को, लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर, चाहे वो रिटायर, चाहे वो सर्विस के अंदर, चाहे वो रिटायर होने के बाद, उसके बाद जो इक्वालिटी की फीलिंग है, बराबरी की जो फीलिंग है, जितने भी साल के हिसाब से उसने सर्विस की है, वो बराबर होनी पूरे चाहिए। जी। हाँ, तो एनवायरनमेंट एक होना। तो बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब, आपने आज के इस एपिसोड में, आज की इस बातचीत में ये बढ़िया से समझाया कि अग्निवीर का मुद्दा जिस पर कि काफी विवाद है देश में, और मतलब तो सरकार में जो सहयोगी पार्टियां, उन्होंने भी कहा है कि आप इसको रिवाइज कर, जिसको रिवीजन कीजिए, इस जो योजना है, सरकार ने भी संकेत दिए कि उनकी तरफ से कि इसको पुनर्समीक्षा इसकी की जाएगी।
इस बीच हमारे कर्नल साहब, जो कि आर्मी में एक अच्छा खासा समय वो वक्त बिता चुके हैं, कई देश के सरहद से लेकर सिविलियन इलाकों तक में अपनी ड्यूटी की है, और आज रिटायर्ड होकर भी जो है जवानों से जुड़े काम को देखते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं। तो उनका ये सुझाव था, जो कि आपने भी सुना, मैं एक बार फिर से समअप कर देता हूँ कि उनका ये कहना है कि आर्मी में, चूंकि आर्मी एक एक दस्ता होता है, एक गुलदस्ता है, उसको खंड खंड में मत बांटो, वो एक फूल के वो ये है, गुलदस्ते हैं वो, उनको अलग कर मत करो, उनको एक इक्वल रहने दो। ये नहीं कि एक पहले आर्मी फिर एक नया जो है आप अग्निवीर खड़ा कर दिए, कल को कुछ और हो जाएगा। एक ऑलरेडी जो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तो कर्नल साहब कहना था किसी शॉर्ट सर्विस कमीशन को ही अगर हम अग्निवीर की जगह ला दें, अभी शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के लिए, तो हम इसको अब जवानों के लिए ला दें, तो इधर से ये जो सारा विवाद और ये जो सारी समस्या ये खत्म हो जाएगी, और एक फीलिंग सबको जो है लगेगा कि हम एक आर्मी, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, ऐसा नहीं हो कि हम अग्निवीर हैं और हम ये हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब इतने अच्छे समझाने के लिए। फिर अगले हफ्ते अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, हम किसी नए मुद्दे पर, जो कि देश के जवानों से जुड़ी हुई समस्या, उस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और दर्शकों, आपको इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्राइब करना ही हमारा सपोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद।